Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study NCERT exemplar of chapter 3 class 10th pair of linear equation in two variables. Okay, इसका main concept ये कहता है कि two linear equation in the same two variable are said to form a pair of linear equation in two pair. ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वन है ये टू है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो आपने उसमें जो है पढ़ ही रखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मैंडेटरी फॉर डूइंग बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है इसमें से आ सकता है, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज ए सॉल्यूशन आइदर ए यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। अगर उसके सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इन केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो सेड टू बी डिपेंडेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखना है। अगर वो उसने पूछ लिया डिपेंडेंट है कि नहीं है तो आप ध्यान रखें। Thus, in this case, the pair of linear equation is dependent and consistent. आपको ये ध्यान रखना है। A pair of linear equation is inconsistent if it has no solution. Let a pair of linear equation in two variables, so a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then क्या होगा? देखिए, अगर नहीं है दोनों इक्वल तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। द ग्राफ विल बी ए पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इक्वेशन। तो और अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 and the pair of linear equation is inconsistent. The graph will be a pair of parallel lines and so the pair of equation will have no solution. And अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा, इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट द ग्राफ विल बी पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर हो जाएगी, उसके सो मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनको करने के आपके पास में तीन तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, इनको ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे द पेयर ऑफ इक्वेशंस है हैज, इनके क्या होंगे तो 5/3, फिर 15/9, ओके, एंड ये हो गया आपके पास में 8/24/5, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 8 3 जा, ये हो गया 3 5 जा, तो ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है बिकॉज 3 रेशियोज आर इक्वल। फिर है कि the sum of the digits of a two-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, और नहीं है तो लंबे तरीके से करने से कोई वो नहीं है। द सम ऑफ डिजिट्स इज 9, तो आप देख रहे हैं कि ये 7 है, ये होगा नहीं, ये तीनों हो सकते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि 27 इज एडेड टू इट। अभी आप बताइए 36 है, 63 में 27 करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये छोटे तो होने से रहे, तो ये भी नहीं होगा। या अब जैसे ये 36 है, इसके अंदर मैंने किसको जोड़ा, 27 को, तो ये कितना बन गया 63। तो द नंबर गेट रिवर्स, तो 36 का कितना हो गया 63, इसका मतलब ये आंसर राइट हो गया। आपको इसी तरह से करना है। अब देखिए, हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। इसमें लिखा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। अब ग्राफिकली है तो आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप अगर वैसे सोल्व करके देख लेंगे तो क्या होना चाहिए, 6/2, ये हो जाएगा -3/1, तो 3/1 एंड 10/9। आप क्या पा रहे हैं कि ये सारे जो हैं क्या है, नॉट इक्वल टू है। जब सारे नॉट इक्वल टू होता है तो क्या हो जाता है, ये लो कि टू लाइन्स आर a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ग्राफिकली रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर 6 -3, एंड तो ये हो गया आपके पास में हैज नो सॉल्यूशन एंड द टू लाइन्स आर द पैरेलल वन। आप देखिए कि a1 a2 एंड b1 b2 -3/1, तो ये कितना है 6 2 जा, ओके यहाँ 2 था ना, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 3/1 इक्वल टू, इक्वल टू है, इसीलिए सोच रहा था कि कैसे हुआ ये पहले। तो क्या हो जाएगा, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो केस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इसमें भी देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/-3, फिर यहाँ पे करते हैं 2/-6, एंड ये हो गया 5/1। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन बिकॉज बोथ आर पैरेलल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी कंसिस्टेंट है, तो क्या है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, हमेशा ही इंटरसेक्टिंग होगी, हमेशा कोइंसिडेंट ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आते हैं कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। अब इसमें क्या है कि इसका दोनों का क्या है, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस होगी या कहीं ऐसी लाइन होगी जो स्ट्रेट होगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर जगह द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर x इक्वल टू ए है एंड y इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है एंड ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, कहाँ है, पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग जो है किस पॉइंट पे कर देंगे, ये a कॉमा b पे। a की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू हो जाएगी b। और व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। तो आपको पहले देखो 3/6 और ये हो गया 1/k और ये हो जाएगा 8/16, ये है माइनस का। अब ये जब को इंसिडेंट लाइन होती है तो क्या होता है, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1/2 और ये हो गया -1/2। ओके, तो ये आपके पास में आ जाएगा क्या, तो -1 ये माइनस के था, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -8 एंड -6x -ky इक्वल टू 0 है ये। ओके, तो अब ये भी माइनस है, तो 8 2 16, तो 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, 6x -ky इक्वल टू माइनस का 16 है, तो -16 इधर आ जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस रहेंगे, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो 1/2 इक्वल टू 1/k, माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू 1/2 ही है, तो k इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 2 विल बी द आंसर। फिर आते हैं, इफ द लाइन बाई 3x प्लस 2y आर पैरेलल, पैरेलल है तो क्या हो गया, 3/2 a1/a2 और 2k/5, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, नॉट इक्वल टू C2 है, तो ये हो जाएगा कितना, 15 इक्वल टू 4k, k इक्वल टू 15/4। फिर आ जाता है द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो क्या होना चाहिए, 3/6, 1/2 एंड 2/3, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप इससे कर लीजिए 2 3 6, तो C इक्वल टू कितना आ गया, 3। और अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 4 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग C इक्वल टू 3। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर of dependent linear equation is -5x plus 7y equal to t, the second equation will be। अब ये पूछ रहा है कि वन इक्वेशन इज डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट है, तो -5 अपॉन जो भी होगा, 7 अपॉन जो भी होगा और 2 अपॉन जो भी होगा, तो इन तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। तो ये -5 है, तो आप देखिए कि डबल डबल कौन हो सकता है, तो -10x तो आएगा आएगा। ओके, फिर 14y आएगा प्लस का, एंड जो है ये क्या है, प्लस का 2 है, तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी होगी जो कि उधर जा करके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्या, कि आप क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह में जो है क्या हो जाएगा, अगर इसको a1/a2 b1/b2 को क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, तो ये हो गया -5k, ये हो गया 7k, और 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब आप देखिए कि आप इसमें जो है, आप k की वैल्यू को किस में पुट करने से आंसर जो है क्या आ रहा है, दोनों तरफ जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, +10, b2 इक्वल टू -14 एंड c2 इक्वल टू 4, इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। अब इसमें है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इज, इसमें से कौन सा होगा, तो 2 एंड -3 पुट करिए, तो इसका आंसर आ रहा है, ये हो गया 4 4 -9, ये हो गया -5, इसमें भी आ रहा है। फिर आप देखिए कि इस किसी और में पुट करके देखिए, एक बार चेक करना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 -15, ये -11 हो रहा है, इसमें इसमें हो रहा है कितना, 4x, तो ये भी कर रहा है, एज ए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए आपको इसमें। तो आप देखिए कि आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, तो आप जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास में क्या आ जा रहा है, जैसे इसमें 2x -3y है,
तो इसमें कितना हो जाएगा, -3 है तो ये 3 3 जा 9 एंड 4 ये हो गया 13, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर इसके बाद में आप इसको करिए, ठीक है, तो ये तो -11 आ रहा है, फिर इसमें करिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 -30, तो ये -22 आ रहा है, इसमें करिए 2 2 जा 4, ओके 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3 इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x -4y, तो x हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 12 -14 इक्वल टू 0, तो ये तो कर रहा है। फिर इसको देखते हैं, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 -13 इक्वल टू 0, इस इट मीन्स ये भी कर रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो तीनों के हैं, तो इसके आंसर कितने हो गए, आपके पास में दो आंसर हो जाएंगे इसके, एक तो हो जाता है बी और एक हो जाएगा डी, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। फिर है x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन देन वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगी। दोनों का एडिशन करोगे तो ये हो गया 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6/2 मतलब हो गया 3, ये हो गया 3 माइनस बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1, ठीक, तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसमें भी देखिए क्वेश्चन कितना बराबर चल रहा है ना। अरुणा हैज ओनली रुपीज 1 एंड 2 कॉइन विद हर इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैज इज ₹50, तो दोनों को मिला के कॉइन कितने, मैंने मान लेता हूँ x 1 के कॉइन है एंड y है 2 के, तो दोनों के कॉइन कितने 50 एंड अमाउंट ऑफ मनी इज 75, देन द नंबर ऑफ द रुपीज 1, तो 1 को 1 रुपीज बनेगा तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू होना चाहिए 75, आप इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा, इसको भी माइनस इसको भी माइनस, तो y इक्वल टू आ गया 25, आप जब 25 रखेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 25, तो डी विल बी द आंसर। फिर आता है द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन, ओके, तो फादर की अगर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स एंड सन की जो है वाई ईयर है, तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 6y 4 ईयर हैंस, मतलब यहाँ से 4 साल बाद, ओके, x प्लस 4 एंड y प्लस 4 हो गया, फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, तो आप इसमें करिए x माइनस 4y इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 6y इक्वल टू 0, आप दोनों को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, तो आपके पास में कितना कितना आंसर आ जाएगा, एक मिनट, ये हमने क्या कर दिया 4y प्लस 16 था ना ये, और ये 16 4 4 जो 16 और ये 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ये कौन सा किया था हमने, ये वाला x प्लस 4 इक्वल टू 4y 4 4 जो 16, तो ये 4 जब उधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, तो ये कितना बच गया 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, तो यहाँ पे रख देंगे 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, तो 6 एंड 36 विल बी द कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए आपको बोल रहे हैं कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, जस्टिफाई करिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 आया -2, b1/b2 आया -8, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन। फिर है टू द क्वेश्चन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कोइंसिडेंट के लिए क्या होने चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1e2 होना चाहिए, लेकिन गिवन इक्वेशन डू नॉट रिप्रेजेंट ए कोइंसिडेंट लाइन बिकॉज ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1c2 होना चाहिए, बट ये c1 और c2 क्या है, ये c1/c2 जो है नहीं बराबर है, ओके। फिर आता है इज पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको a1/a2 b1/b2 निकालिए और इन दोनों में क्या इक्वेशन बन रही है देखिए, तो 1/6 आ रहा है, 1 x/3 है, ये 3 इधर लिख दिया है ना इसने, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 3x प्लस 6y माइनस 9, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/6 भी 1/3 है एंड -3/-6 भी 1/3 है,
ओके, तो इसका मतलब ये दो तीनों क्या है, इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं वैसे ही कि डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले a1 a1 a2 निकालो, तो 2/12 1/6, 4/6 मतलब 2/3, एंड ये होएगा 3/6 यानी 1/2। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है कि ये कैसा है, क्या है इसमें, ये नो सॉल्यूशन है। ओके, तो ये देखिए 1/3 इक्वल टू 2/12, 2/6 एंड 4 क्वेश्चन। अच्छा, ये 2/x को इधर लिख दिया इसने। ओके, मैंने गलत कर दिया है, मेरी मिस्टेक है। आपको जो है इसके लिए क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान देना है, जल्दीबाजी में ऐसे ही गलती होती है। इसमें क्या हो गया, 6x + 12y = 6 है। देखिए x x के नीचे लाना है, तो 2/6 4/12, ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, लेकिन ये आ रहा है 1/2, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, तो ये हो गया यस। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है x। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से करेंगे, x - 2y = 0, एंड इधर में लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2x - y = 0, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/1। ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, ये दोनों तो आपस में नॉट इक्वल टू है, लेकिन और ये भी जो है ये भी आपस में क्या है, नॉट इक्वल टू। तो अभी इसका आंसर क्या हो जा रहा है, हैंड द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है, तो उसमें a1/a2 b1/b3 निकालने से आपको निकल जाएगा कि तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। फिर हो रहा है पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन और नॉट, जस्टिफाई करना है, तो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट के लिए आइदर दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए, मतलब कि वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो वैल्यूज निकालेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये नो आ रहा है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, कोइंसिडेंट नहीं होगा। फिर है कि अब इसमें वैल्यूज निकाली है आपने, तो आप तीनों क्या लिए वैल्यू देखो, -1/2 -1/2, तो ये तीनों आपस में तो क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। थर्ड पेयर आपके सामने है x/2/4x, तो ये हो जाएगा 1/2/4, और ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 2/5/5/16, तो विच विल ऑल्सो बी 1/8, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/8 1/8 1/8, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, फिर क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1/2 1/2 एंड 2/5, तो 5/16 हो गया, ये 30, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए, तो उसको पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने। 2/5/5/16, तो 2/5 इंटू 16/5, 5 से 5 कट गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नहीं आया, ये आ गया 32/50/25, जो कि आंसर नहीं होगा। फिर आगे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले -3/4, देखिए फिर से वही गलती है, एक्स इधर दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो -3/3, वाई की जगह क्या हो जाएगा, -4/4, दैट इज 12/12, तो ये तो आ गया -1, ये भी आ गया -1, लेकिन ये +1 आ रहा है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होना चाहिए इसमें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जो है इक्वल हो जा रहा है, और उसके इक्वल नहीं हो रहा पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए a1/a2 जो है इक्वल था, लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो हैज नो सॉल्यूशन, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इसके बाद में जो ये पेयर है, इसमें a1 b1 c1, a2 b2 c2, अब a1/a2 निकाला, b1/b2 c1/c2 निकाला, तो आपने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो इट इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन जो है यहाँ से भी देख सकते हो। फिर है इसका थर्ड पार्ट है कि 2ax, ये वाला है,
2ax प्लस बी वाई माइनस ए, तो इसमें 2a/4a करिए तो 1/2, b/2 बी किया 1/2 और a/2 ही किया तो अभी 1/2। तो अब इसमें तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये कैसी लाइनें हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। कैसी हो गई ये, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। यही जस्टिफिकेशन है। फिर है इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें जो है इसमें देखिए आपके पास में, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये 2x प्लस 6y, ये 2 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 11 बन गया। अब ये 1/2, ये भी 1/2 और ये 1, तो ये दोनों आपस में बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें, हैज नो सॉल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, इसमें जो है आपको कह रहा है कि टू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो लेमडा शुड बी 1। तो लेमडा कितना होना चाहिए, 1। तो 1 के लिए क्या करना है आपको, इसमें a1/a2 λ/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू, अगर उधर में लाएंगे तो +7/-14, तो -7/14 कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए ये, कि 2 3 जा कितना हो गया 6, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1। अब जो है, लेकिन आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें इसमें जो है A1 और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन आप ये देखिए 7 2 जा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो इसमें अगर मैं 1/2 करता हूँ और यहाँ पे अगर ये 1 आ जाता है, तो ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया और ये -1/2 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, नॉट इक्वल टू हो गया। ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू हो गया। अब आते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके लिए जो है यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि a1/a2 और ऑल रियल वैल्यूज को जो है हमको क्या करना है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये सही है कि गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप ये देखिए कि इसमें इक्वेशंस क्या दी हुई है। हाँ, तो इसमें हो गया 1/5 और वो भी हो गया 1/5, दैट इज इक्वल टू 8/c। अब आप देखिए कि 1/5 और 1/5 तो क्या है, इक्वल है। और ये जो है ये 8/c जो है, तो c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अगर 40 आती है तभी सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि hence system of linear equation can never have a unique solution, so the given statement is not true. Okay, फिर है कि the line represented by x equal to 7 is parallel to x axis, justify whether the statement is true or not. Line x equal to 7 is the form of x by a is line parallel to the y axis, तो so given statement is क्या हो गया, ये false हो गया। फिर इसमें वही है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आपको बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, आपको खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है इनको। तो इनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं आपके पास में, सब्स्टिट्यूशन या एलिमेंट्री मेथड है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा हैव नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए क्या होगा और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लिया है, विच इज लेमडा बाय 1, 1 बाई लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर बाई 1 कर देते हैं। अब देखो नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो लेमडा बाय 1 इक्वल टू 1/लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, क्योंकि लेमडा स्क्वायर और लेमडा आपस में क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। सिंस द सिस्टम हैज लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एट लेमडा इक्वल टू 1। फिर आता है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर आ गया। अब इसमें ये तीनों तो बराबर होने चाहिए, तो इसमें भी लेमडा इक्वल टू 1। और फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1/लेमडा,
तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये लेमडा जो है यूनिक सॉल्यूशन करेगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा एक्सेप्ट +1। अबे फॉर विच वैल्यूज ऑफ के हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, देखिए a1/a2 b1/b2 निकाला और नॉट इक्वल टू कर दिया c1/c2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 6। तो टेकिंग लास्ट टू पार्ट्स में, तो के स्क्वायर -6k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू k -6 इक्वल टू 0। तो अब इससे k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 आता है, जो कि दोनों ही नॉट इक्वल टू होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो प्लस का 6 है ये आंसर नहीं होगा। 36 का तो कितना आएगा, +-6 आएगा। तो प्लस वाला 6 तो नहीं हो सकता इसका आंसर, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 6। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। इसमें है कि हैव इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, तो तीनों क्या होने चाहिए, 1/a-b, ये सारे इक्वल होने चाहिए। आपने किया 1/a-b, 2/a+b एंड 1/a+b-2। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक इससे और आप एक दूसरे से निकाल सकते हो। तो दोनों को ही आप ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए बताइए। तो क्या हो जाएगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं, तो इन दोनों की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल आ रही है। एंड ये जो है इसके नॉट इक्वल टू है, तो आप निकालेंगे तो p जो है p के नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके, 10 के। देखिए -x + py = 1 एंड px - y = 1 इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर इसका नो सॉल्यूशन है तो फिर से वही कि क्या होना चाहिए कंडीशन, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन वो क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1/p इक्वल टू p/1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। बट ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p जो है किसके इक्वल नहीं होना, p इज नॉट इक्वल टू -1। और अगर तो फर्स्ट पार्ट लेंगे तो उससे p+1 आ जाता है, तो नो सॉल्यूशन फॉर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा उसका। तो इसमें भी वही लाई रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट पे होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए कि कौन सी वैल्यू के लिए इसमें आ रहा है, तो इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट एल एक्सेप्ट क्या है, ये इस वैल्यू की, क्योंकि इसके नॉट इक्वल टू आ रहा है। अब आ रहा है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 2/p जो है किसके बराबर होना चाहिए, ये a1/a2 जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। p इक्वल नॉट इक्वल टू में, तो एक्सेप्ट p -4 बाकी सब वैल्यू के लिए क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनमें क्या होना चाहिए, तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में से दो जो है क्या होना चाहिए, इक्वल, और तीसरा नहीं होना चाहिए। तो आप दो इक्वेशन निकालेंगे, उसके अंदर जो नॉट इक्वल टू है तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर एल वैल्यू जो है इन दोनों की, इन दोनों का जो आंसर आएगा दैट विल बी द लास्ट। देखिए टू स्ट्रेट पाथ चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। अगर क्रॉस ईच करेंगे तो इंटरसेक्टिंग होगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, जो कि नॉट इक्वल टू c1/c2 है, जो कि होती है पैरेलल लाइन, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था ट्रेन वाला, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक में। राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, write a pair of linear equation which has the unique solution x equal to -1 and y equal to 3। How many such pairs you can write। अब बताइए कि इसमें तो जो है आप x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 है, तो ये तो पैरेलल लाइन से एक x में एक y में, ये तो इनफाइनाइटली लिखी जा सकती है। आप अगर इसको कितना भी चेंज कर लीजिए, आप वैल्यूज पुट करिए, तो इसमें जो है आपको क्या हो जाएगी, डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। इफ 2x + y = 23, 4x - y = 19, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगा, आपके पास में आप क्या करेंगे, इनको जो है पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है इसमें पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब आप बताइए, तो इसमें x + 3y = 13 बन गया एक इक्वेशन, क्योंकि आमने सामने की लाइन क्या होती है, बराबर होती है। और एक बन गया 3x + y = 7। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम इसमें, सॉल्व द
फॉलोइंग पेयर। ओके, इसका देखिए कि ये वाला क्वेश्चन में है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से कई बार एक बार पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए जो है, इन क्वेश्चनों को जो है आप यहीं से करिए और देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसमें पहला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3.3 है। एंड अभी देखिए कि आपको इसको किस में चेंज करना है, कम से कम ऐसी इक्वेशन में चेंज करें जो हमसे इजीली सॉल्व हो जाए। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको 10x प्लस 20 से इन्होंने किया है तो हम भी 20 से भी कर सकते हैं, 10 से करोगे तो भी 10x प्लस 10y इक्वल टू 33 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे ज़्यादा मल्टीपल से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, 0.6 इक्वल टू -3x प्लस 2y हो गया। देखिए इसको सॉल्व करना, तो ये पॉइंट हटाओ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो और इस माइनस को भी इधर ले जाओ, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6। ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनमें तो सीधा है, आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास में दो इक्वेशन बन जाएगी, आप इनको कर सकते हैं। थर्ड वाला, अब इसमें क्या है कि ये देखिए ये क्या कर दिया कि डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है, y कर दिया है। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि एज y इन डिनोमिनेटर्स एंड सिमेट्रिक सो नो नीड टू रिमूव डिनोमिनेटर एंड 6 and 4 are divisible by 2, so we can multiply 3 and 2 respectively and subtracting both the equation। अब अगर देखो कि ये अगर एक डिनोमिनेटर में है तो आप इनको जो है नॉर्मली भी इनको इक्वेट करके y में कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यही कहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 4x प्लस 6y है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अभी ऐसा हो कि ये दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाए, तो अब क्या कर सकते हैं कि आप इसमें जो है एलिमिनेट डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेकर के जो है इसका एलसीएम आ गया जैसे 2xy, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2xy। एक इक्वेशन ये बन गया है और इससे क्या बन जाएगा, 2y प्लस x इक्वल टू 16xy। अब आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, तब भी आंसर निकल जाएगा। और अगर नहीं तो आप 1/x को a और 1/y को b लेके भी कर सकते हैं। फिर आता क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि x बाई ए प्लस ये वाला जो है इसमें कैसे करेंगे। तो अभी आप देखिए कि x बाई ए प्लस, तो आपको इससे ज़्यादा वो नहीं है, आप एलसीएम लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा इसमें, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको जो है बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे ये दोनों, और आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर है कि आपको y इक्वल टू लेमडा एक्स इसमें है, तो इस इन दोनों को सॉल्व करके पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है, आप जो है सीधा फाइंड करेंगे कि इसको 3/6, इसको 1/2, इसको 4/1, ये तीनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा कि ये जैसे क्या बन गया है, ये आपका इंटरसेक्टिंग हो गया किस पे, एक पॉइंट पे। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके ग्राफ बना के करना है इसका, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ग्राफ बनाना तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें x+1 इसका फैक्टर है, तो इसमें ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको 0 पुट कर दीजिए x इक्वल टू -1 करके, ठीक है ना। और एक इक्वेशन आपको दी हुई है, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए और बी की वैल्यूज निकल जाएगी। फिर है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस 40 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 40 इट मीन्स 140 है। इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। फिर है कि 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter, तो सलीम को अगर हम x मान लें, उसकी डॉटर को अगर हम y मान लें, तो 2 years ago, मतलब ये 2 years ago कर देता हूँ, तो डॉटर से कितना हो गया, 3 times, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। एंड 6 years later, तो ये हो गया x प्लस 6
एक हो जाएगा y+6, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 4 and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. इसकी ट्वाइस एज से ये 4 बड़े हो जाएंगे, तो 4 और जोड़ दो, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इस सॉरी इससे 4 years और बड़े हैं तो प्लस का 4, मतलब ट्वाइस से भी 4 ज्यादा है, तो इसको ट्वाइस करके इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा x+6 इक्वल टू 2y+12+4। ओके, ये हो जाएगा कितना, x-2y इक्वल टू 12-6 10। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इससे निकल जाएगी, आपका सॉल्यूशन आप जो है सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। फिर है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ओके, तो वाई वाई कर लेते हैं दोनों को, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, तो x-2y इक्वल टू 0 हो गया। अभी बोल रहा आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। तो 20 years के बाद ये x+20 हो जाएगा, ये भी y+20 और ये भी y+20 हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब 2y+40 हो जाएगा। आप इनको जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। फिर 2 numbers are in the ratio 5:6, तो ये हो जाएगा 5, एक 5x है, एक 6x है। इफ 8 is subtracted from each of the number the ratio becomes 4:5, तो 5x minus 8 अपॉन 6x minus 8, आंसर आना चाहिए 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। There are some students in the two examination hall A and B. To make the numbers of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. देखिए, A में समझो x है, B में कितने हैं, y हैं, इसमें निकालते हैं ये क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इसमें कि केस 1 उसमें क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ए इज शिफ्टेड टू बी, तो इसमें से 10 घट गए और उसमें क्या हो गए, 10 जुड़ गए, तो ये बन गई एक इक्वेशन। दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो बोथ हॉल में इक्वल हो गया, तो इक्वल कर दिया। अब बोल रहे हैं कि 20 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम हॉल बी टू ए। अब हमने क्या कर दिया, अगर बी से ए में 20 स्टूडेंट शिफ्ट कर दिया, तो इसमें से -20 हो गया, इसमें +20 हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि उसमें बिकम ट्वाइस हो जाता है, तो ये कितना हो गया, x+20 जो है वो इसका जो है डबल हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर है 20 की, शॉपकीपर गिव्स book on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days while Anand paid, ये आपके इसी तरह का क्वेश्चन है, तो फिक्स चार्ज को आपने x मान लिया, 2 days का y मान लिया आपने। ठीक है ना, 6 days का 22 पे किया, इसका मतलब 2 days का तो इतना था ही, और 4 days का कितना पे कर दिया उसने, y, तो ये हो गया 4y। तो टोटल कितना पे कर दिया उन्होंने, 22। और इसी तरह से आनंद ने कितना पेड किया, 16, 2 डे का, और 4 - 2 हो गए, तो कितना हो गया 16। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर है। फिर है इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 question and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? अब मैं मानता हूं कि x है करेक्ट, तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे, 120 माइनस x। अब ये बोल रहे हैं कि x मार्क्स जो है उसको 1 मिल जाता है, और इसके 1/2 क्या हो जाता है, कट जाते हैं, तो x -1/2 120 माइनस एक्स, तो इतने ही तो आएंगे भाई, जितने मिल गए उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो उसके आंसर कितने आ रहे हैं, वो 90 मार्क्स। आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दें। द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए इतना है, बी इतना है, सी इतना और डी इतना। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है साइक्लिक, उसमें अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसमें इन दोनों का सम जो होता है आमने सामने वालों का हमेशा 180 होता है। तो ए और सी को जोड़िए, तो 6x + 10 + x + y = 180, 7x + y = 170, ये बन गई एक इक्वेशन।
और इसी तरह से आप इनको बनाएंगे तो आपके पास में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी और उससे क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ए और बी सी डी के आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद भी एक एक्सरसाइज बचती है, वो है इसमें तो ग्राफ बनाना है, कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं हम हम्म ये भी आपके पास में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। जमीला सोल्ड ए टेबल एंड ए चेयर फॉर रुपीज, तो इसका मान लेते हैं एक्स, इसका मान लेते हैं वाई। तो आपके पास में कितना आ जाएगा इसमें, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। तो आप मैंने माना कि x थी उसकी वैल्यू, उसका 10% उसमें जोड़ दिया तो 10x/100 हो गया। अभी ये कितना बन जाएगा, 110x/100 बन गया। और y का 25% जोड़ना है तो y वाला बन जाएगा 125y/100। अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 25% अगर वो ले लेती, अगर इसका उल्टा कर दे तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 125x/100 और इधर कर देते हैं 125/100, ठीक है। तो अब सॉरी 110/100 अगर कर देते हैं तो इसको कितना मिल रहा है, 1065 मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बारी जो है आपको कितना मिल गया 1050, और एक बार कितना मिल जा रहा है, अगर मैं इस पे बेचता तो मेरे को 1065 मिल जाएगा, है ना। तो उसका एलसीएम लेके एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन जो है आपको पहले से मिल चुकी थी। तो अब दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। फिर है कि ये इस तरह का क्वेश्चन जो है इस बार आने का चांस है पाइप वाला। इट कैन टेक 12 आवर टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप। If the pipe of a larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? मैं मान लेता हूँ कि एक को जो है x ले लेते हैं टाइम और दूसरा जो है y ओवर्स ले लेता है। तो ये x वाला जो है ये x ओवर्स में जो 1/x पार्ट भरेगा एंड y वाला 1/y पार्ट भरेगा। ये 4 ओवर्स में पूरा भर देता है। तो मतलब कि ये 4 ओवर्स में 4/x भरा होगा इसने, है ना। और ये 9 ओवर्स में जो है इसने कितना भर दिया है, दूसरे वाले ने 9/y। अब ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हाफ ऑफ द टैंक फुल होता है। तो इन दोनों ने कितना किया है, हाफ। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब ये बोल रहा है कि इसको भी 12 घंटे चलाएं और इसको भी 12 घंटे चलाएं। तो ये 12 प्लस 1 बन गया है। अब जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपसे 1/x और 1/y थोड़ा टिपिकल होता है तो 1/x को आप u ले लें और 1/y को आपको क्या ले लेना है, v ले लें। और आपको दो इक्वेशन बना लेनी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये ग्राफिकली है सॉल्व करना आपको, ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसमें, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इन ₹100। देखिए मान लिया इसका x है इसका y है, तो 4 है तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 100। तो x प्लस y इक्वल टू 25, ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब ये बोला 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। तो 3 टाइम्स करिए पेन का कॉस्ट तो 3x हो गया, और पेंसिल बॉक्स से कितना ज्यादा हो गया, y+15 हो गया। तो ये हो गया, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। फिर है कि डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो आपको इन तीनों को सॉल्व करना है और उसको क्या निकाल देना है, आंसर। फिर है अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। She takes half an hour if she travel 2 kilometer by rickshaw and the remaining distance by bus। आप देखिए, अगर मैंने एक की स्पीड x ले ली, एक की y ले लेता हूं, अगर अब ये बोल रहा है कि सी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा। ओके, तो कितने गई ये 2/x हो गया डिस्टेंस, है ना। फिर अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है तो इसमें कितना लग जाएगा, 2 किलोमीटर चले गए तो अभी 12 किलोमीटर बच गया, है ना। तो 12 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 12/y, क्योंकि उसका टाइम कितना था, 12/y था। अब बताइए कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो अब ये कितना हो रहा है कि सी टेक्स हाफ एन आवर, तो इन दोनों को जोड़िए, 2/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब 1/x को आप u ले लें तब भी ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करे रिक्शा से तो 4/x हो गया। अब बाकी बच गई डिस्टेंस, वो 10/y हो गई। अब ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ जो था उसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए, सी एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, तो एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, ये इसी तरह से है क्वेश्चन, पूरा नहीं है ना ये क्वेश्चन। ये देखिए, ऑन द अदर हैंड इफ सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस सी टेक 9 मिनट्स लॉन्गर। अब मेरे को बताइए कि इसने हाफ ओवर लिया। अब ये क्या करेगी कि अब अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि हाफ तो लिए ही लेना ही है उसको टाइम, उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि 9 मिनट लॉन्गर ले लिए। ठीक है ना, तो 9 मिनट लॉन्गर है, मतलब 9 मिनट को आप किस में चेंज कर देंगे, ओवर्स में। ये दो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में। ओके, आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। ये जैसे देखिए, आप स्टिल वाटर एंड अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बहुत बार आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसका मतलब ऑलवेज स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर मैं स्पीड को अगर x ले लेता हूँ और अगर 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में है, तो अप स्ट्रीम में ऑलवेज ये स्पीड क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी 5 प्लस एक्स, जो कि ये है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर है और आपको टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर। अब आप देखिए टाइम कितना होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखिए कि टाइम टेकन जो है कितना टाइम लिया हमने, या फिर देखिए, अब जो है आपको बोल रहे हैं कि टाइम, टाइम क्या होगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है, तो 40 अपॉन 5 माइनस एक्स एंड 40/5 प्लस एक्स। ये बोल रहा है कि इन दोनों को डिफरेंस जो है उसमें थ्राइस ले लेता है, मतलब कि जो ये टाइम है इसका 3 गुना ले लेता है अप स्ट्रीम में टाइम। ओके, क्योंकि अप स्ट्रीम में तो टाइम ज्यादा ही लगना है क्योंकि स्पीड उसकी कम होगी, तो 3 × 40 5 + x हो गया। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर है कि ये मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ओके, तो मैंने मान लिया, अगर उसकी एक्स एंड वाई अलग मानना पड़ेगा अब तो। अब मोटर बोट की अप स्ट्रीम में देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हो गया और स्ट्रीम की मान ली हमने। अब बोट अप स्ट्रीम में तो क्या होता है, माइनस में होती है, एंड बोट डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, प्लस में। अब मोटर बोट को 30 किलोमीटर में इतना टाइम लगा, 28 में इतना लगा, लेकिन हमको ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम मीन 7 आवर्स, इन दोनों को मिला के हमारे को कितना लग गया, 7 आवर। लेकिन इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। तो आप मेरे को बताइए कि 21 किलोमीटर जो है उसमें 21/x - y एंड 21/x + y होगा। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है कि ये जा भी रही है और आ भी रही है कितने में, 5 आवर्स में। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब आती है इनकी बारी सोल्व करने की। देखिए इसमें क्या है कि 1 अपॉन, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/x - y जो है इसको जो है आप x ले लीजिए, और 1/x + y है इसको आप y लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर किसी भी एक की आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे तो।
फिर आ जाएगा ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 देन एडिंग 3। देखिए, नंबर जैसे कोई है 53, ये नंबर जब भी अगर आपको बोलता है कि ओनली डिजिट्स का नंबर तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये जो नंबर है अगर इसको लिखना है तो ये 3 प्लस 50 है, ठीक है ना, ये 5 इंटू 10 है, ये 5 इंटू 10 प्लस 3 है। तो आपने अगर कोई नंबर एक्स वाई लिखोगे तो इसका मतलब है ये नंबर है 10x प्लस वाई। ओके, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है और इस बार आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो 10x प्लस वाई, तो अभी कितना हो जाएगा, ये अभी आपको बोल रहा है कि इन दोनों के डिजिट्स को, ये 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। तो सम ऑफ द डिजिट क्या बताया था मैंने, x प्लस वाई है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें 5 से, तो जो आता है वो तो इसके बराबर हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। या फिर क्या करना है आपको कि और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, डिफरेंस को आप 16 से मल्टीप्लाई करें, 3 ऐड करें, फिर भी आपको वही नंबर मिलेगा। तो ये आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर है कि ए रेलवे हाफ टिकट कोस्ट हाफ द फुल फेयर। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ फुल फेयर को x ले लिया एंड रिजर्वेशन चार्ज को क्या लेते हैं, हम y ले लेते हैं। अब ये कि कॉस्ट ऑफ वन फुल टिकट फ्रॉम ए टू बी इज 2530। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन फुल फेयर एंड वन रिजर्वेशन चार्ज दोनों को मिलाएंगे जब भी तो टिकट का चार्ज बनेगा। तो ये हो गई एक इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट हो गया, ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, कॉस्ट है 3810। तो अब कितना हो जाएगा बताइए, वन फुल टिकट, वन फुल टिकट मतलब हो गया x प्लस वाई एंड वन हाफ ऑफ x प्लस वाई, दोनों को मिला के तो कितना आ रहा है 3810। ये बोल रहा है क्या है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। ओके, तो ये ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि वन एयर का तो आधा लग रहा है, रिजर्वेशन चार्ज तो उतना ही लगेगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई में एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद में आपका आंसर निकल सकता है। फिर है कि ए शॉपकीपर सेल्स ए साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड ए स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग ए सम ऑफ रुपीज 1008। If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of the sari and the list price of the sweater. अब हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है साड़ी की x, लिस्ट प्राइस है स्वेटर की y। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो 8% प्रॉफिट पे है, तो 108x एंड 10% डिस्काउंट पे है तो 90y हो गया। तो आपके पास में एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या बोल रहा है कि एसपी ऑफ सारी है 10% प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब 10% प्रॉफिट कर दीजिए तो ये हो गया 110x और 8% डिस्काउंट में है तो ये कितना हो जाएगा 92y। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप 1028 से करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर है कि सुशांत इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एन्युम एंड 9% पर। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, इसमें लिखना है कि टेकिंग द मनी, आपने ए एक्स ले लिया, बी का वाई ले लिया। अब देखिए सुशांत ने इन्वेस्टेड किया एक्स 8% पर एनम, इसने किया वाई को 9% पर एनम। तो 8x प्लस 9y कितना आ गया आपके पास में 186000। और इसमें क्या हो गया 9x प्लस 8y जो है वो आ गया आपके पास में 188000। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में एक ये आ गया और दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास में x और y, मतलब वही है, निकालना है सॉल्व करके। दो इक्वेशन मिल गई, उसके बाद में हो जाएगा। This is I think last question or somewhere else. Okay, then it is last. Okay, hold for 2-3 minutes only. Vijay had some bananas and he divided them into two lot A and B. तो मैंने मान लिया A को X, B को Y. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas. Okay, तो 1 बनाना का रेट कितना हो जाएगा इसमें, SP of 1 बनाना हो गया 2/3, मतलब 3 बनाना बेचे उसने 2 रुपए, तो 1 बनाना का हो गया 2/3। तो आपको x बनाना है तो कितना हो जाएंगे 2/3x। इसी तरह से जो है सेकंड लॉट एट द ₹1 पर बनाना, तो 1 हो गया y का। अब आप बताओ कि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको, 400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
400। अब ये तो बन गई आपकी एक इक्वेशन। ओके, ये दिस इज द वन इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है वो कि if he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per banana and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 bananas। देखिए इसमें 4 for 5 bananas है सेम, तो 1 बनाना की कितनी हो जाएगी 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके पास में x और y की क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू आ गई है जैसे 300 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y इक्वल टू 600 होगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। विद दिस ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बहुत ही बढ़िया ये जो है क्वेश्चंस है और मैंने कराए हैं आपको अच्छे से। आपको इन क्वेश्चन को आंसर्स को जो है बार बार करना है, तो आपको क्वेश्चन की गलती नहीं होंगी। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।